बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी ये वाली मेडिकल वीडियो डेविएटेड नेज़ल सेप्टम यानी डीएनएस के बारे में तफसीली वीडियो है। इसमें क्या होता है कि जो जो सेप्टम यानी जो वॉल होती है दोनों नॉस्ट्रल्स के बीच में यानी जो नथनों के बीच में, वो एक साइड पर डिस्प्लेस हो जाती है। ठीक है। और जिसकी वजह से वो जो नेज़ल पैसेज वो छोटा हो जाता है। और जब ज़्यादा ये डीएनएस की प्रॉब्लम्स मतलब शदीद होती है तो फिर एक जो नाक की साइड ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से ज़ाहिर है एयर फ्लो कम हो जाएगा और फिर आपको सांस लेने में मुश्किल पेश आ सकती है। और फिर ये कि जो जो एयर फ्लो का एक जो ड्राइंग इफेक्ट होता है वो नेज़ल सेप्टम पे, उससे जो है ना कुछ लोगों को क्रस्टिंग हो जाती है या फिर थोड़ी बहुत ब्लीडिंग भी हो सकती है। और फिर ये कि जो नेज़ल ब्लॉकेज या जो कंजेशन है वो डीएनएस की वजह से भी हो सकती है, या फिर भी जो ना कि जो नोज़ के अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं ना उनकी स्वेलिंग की वजह से हो सकती है, या फिर दोनों की वजह से हो सकती है। अच्छा, इससे पहले मैंने इसके बारे में शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी, उम्मीद है आपने देख ली होगी। आज मैं इसके बारे में तफसील से बात करूँगा। तो पहले तो मैं इसकी सिम्टम्स यानी अलामात बता देता हूँ। ज़्यादातर जो सेप्टल डिस्प्लेसमेंट के केसेस होते हैं उसमें वो ख़ास सिम्टम नहीं होती, मतलब वो मामूली केसेस होते हैं और कुछ लोगों को पता भी नहीं होता कि उनकी नाक की हड्डी टेढ़ी है। लेकिन ये कि अगर थोड़ा ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो और मतलब सेप्टल का जो मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो तो फिर ज़ाहिर है आपके जो नाक की जो मतलब नॉस्ट्रल है जो एक साइड की वो ब्लॉकेज हो सकती है, या इवन दोनों साइड की भी कुछ लोगों की ब्लॉकेज होती है, तो फिर ब्रीदिंग में मुश्किल होती है। और ख़ास तौर पे ये मुश्किल उस वक्त पेश आती है जब इंसान को ज़ुकाम लग जाए या फिर ऑलरेडी मतलब कोई एलर्जी नेज़ल एलर्जी का जो शिकार हो। ठीक है। मतलब ये कि अगर नेज़ल एलर्जी की भी बीमारी इस बंदे को लगी हो और उसकी नाक की ये जो है ना मतलब सेप्टल प्रॉब्लम भी हो, तो फिर वो सिम्टम ज़्यादा हो जाएंगे। फिर जैसे मैंने बताया कि थोड़ी बहुत नोज़ ब्लीडिंग हो सकती है, फिर एक साइड के फेस पे साइड मतलब एक जो फेस का साइड है उस दर्द भी हो सकता है। अच्छा, फिर यह कि जब बंदा सोता है तो जो ब्रीदिंग है वो उसकी जो सांस लेना वो नॉइज़ी मतलब उसमें शोर शोर आता है। ठीक है। फिर यह कि जो बेसिकली जो 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 नेज़ल साइकिल की अवेयरनेस होती है, मतलब ये कि होता क्या है कि जो नोज़ है वो एक तरह का वो अल्टरनेट करता है, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन एक साइड से। ठीक है। और फिर दूसरी साइड तक। ठीक है। तो इसको बेसिकली नेज़ल साइकिल कहते हैं। ये जो नेज़ल साइकिल बेसिकली टिपिकल चीज़ नहीं है, लेकिन ये कि इसका ये मतलब एक साइड आपकी जब नेज़ल ब्लॉक हो जाए उसके बाद फिर थोड़ी देर में दूसरी साइड ऐसे आपको ब्लॉक फील हो, तो ये नेज़ल साइकिल होता है। ये नेज़ल साइकिल बेसिकली ये इंडिकेट करता है कि ये बंदे को ना नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन है। फिर ये है कि कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि एक साइड पे सोएं। ठीक है। ताकि जो है ना नाक से उनके सांस जो है ना वो सही तरह आ जाए। ठीक है। क्योंकि मतलब ज़ाहिर है वो जो ऐसी ब्लॉक साइड पे जो मतलब पोजीशन लेके सोएंगे तो फिर जो है ना वो ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से कुछ लोग प्रेफर करते हैं एक साइड पे सोना। ठीक है। ताकि ब्रीदिंग बेहतर हो, जिस साइड से वो नाक उसकी मतलब नॉस्ट्रल खुली हो सही। अच्छा, तो ये इस तरह की सिम्टम हो मतलब जो है ना ब्लॉक नॉस्ट्रल हो या नोज ब्लीड्स आ जाएं। ठीक है। साइनस के बार बार इन्फेक्शन हो जाए तो ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं। ठीक है। ये नेज़ल डेविएशन की जो है ना वो भी एक साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम में आता है। साइनोसाइटिस की पहले मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, बड़ी मालूमाती वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी कॉजेज़ मतलब किस वजह से होता है। कुछ तो जो बच्चे जब पैदाइशी तौर पे उनको ये मतलब जो है ना माँ के पेट में अंदर ही होते हैं तब ये जो है ना वो हो जाता है। फिर अगर जब मतलब बच्चे जो है उनको जब पैदा होते हैं उसके बाद फिर ज़ाहिर है बड़े होते हैं खेलते कूदते हैं तो नाक की कोई चोट आ जाए। इसके अलावा फिर कोई मतलब बड़ी उम्र के लोगों में कोई एक्सीडेंट आ गया जिसकी वजह से नाक की चोट आ जाए। ठीक है। तो फिर कॉन्टैक्ट स्पोर्ट जो खेलते हैं जिसमें रफ प्ले जैसे जो लोग रेसलिंग खेलते हैं या फिर कोई मोटरसाइकिल बाइक मतलब मोटर बाइक का या कोई भी ऐसा एक्सीडेंट हो जाए जिससे नाक की चोट लग जाए तो फिर जो है ना उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब ये वजूहत हो सकती हैं। ठीक है। फिर जो इसमें रिस्क फैक्टर मैं बताता हूँ कि मतलब कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स जैसे मैंने बता दिया है उसकी वजह से जो है ना वो ज़्यादा रिस्क है एक तरह का। फिर ये कि अगर आप कोई मतलब गाड़ी
में जा रहे हो तो अगर आपने सीट बेल्ट पहना नहीं है तो फिर ज़ाहिर है चोट आने का वो ख़तरा हो सकता है। ठीक है, फिर इसमें अब मैं कॉम्प्लिकेशन बता दूँ। कॉम्प्लिकेशन में कि जो है ना, एक तो ड्राई माउथ हो सकता है, यानी कि वो लोग ये लोग जो है ना, क्योंकि माउथ से ब्रीदिंग ज़्यादा करते हैं तो उस वजह से माउथ ड्राई हो सकता है। फिर ये कि आपके नेज़ल पैसेजेस में बहुत ज़्यादा प्रेशर और कंजेशन फील होती है आपकी। इसके अलावा नींद डिस्टर्ब हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है आपकी वो ब्रीदिंग में कंफर्ट मतलब ना हो तो फिर आपकी रात को नींद डिस्टर्ब हो सकती है। प्रिवेंटिव मेजर तो इसके जो ख़ास नहीं है, मतलब अगर जो है इसके मतलब अगर हुआ हो तो, लेकिन ये कि आप अपने आप को अपनी जो मतलब मुख्तलिफ जो है ना, जो जैसे मैंने बताया ना कि इंजरी से ये प्रॉब्लम होती है, तो आप अपने आप को उस तरह इंजरी से बचा देते हैं कि आप हेलमेट पहन के, मतलब जो है ना, अगर कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स जो है ना, मतलब मिसाल के तौर पे वॉलीबॉल या फुटबॉल, या मतलब हेलमेट वगैरह या फिर मिड फेस मास्क पहन के आप खेला करें। ठीक है, इसके अलावा फिर जब मोटर आप गाड़ी में बैठे हों तो सीट बेल्ट ज़रूर पहना करें। अब मैं आपको डायग्नोस करने का बता देता हूँ। जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो ज़ाहिर है उनकी हम प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, और जो मैंने टिपिकल साइन सिम्टम बताई हैं, ठीक है, और फिर जो हम नेज़ल स्पेकुलम से और या जो है ना वो प्रॉपर एग्जामिन करते हैं। ठीक है, तो उसका जो है मतलब डायग्नोस हो जाता है। मतलब ये कि एक लॉन्ग ट्यूब शेप, वो लॉन्ग बड़ा लंबी सी उस स्कोप आती है। ठीक है, जिससे हम मतलब जिस पे ऊपर ब्राइट लाइट लगी होती है, तो उससे जब हम एग्जामिन करते हैं तो उससे आइडिया हो जाता है। कुछ केसेस में पहले हम जो है ना एग्जामिनेशन से पहले डीकंजेस्टेंट स्प्रे डाल के वो देख सकते हैं। ठीक है, मतलब उसकी सिम्टम्स के मतलब हिसाब से। ठीक है, अच्छा, फिर ये कि जब हम एग्ज़ाम कर लेते हैं उसके बाद फिर हम ये एंड उसमें वो देखते हैं कि कितनी ज़्यादा सीरियस कंडीशन है। ठीक है, और जब मतलब हम डायग्नोज कर लेते हैं तो उसकी फिर ट्रीटमेंट पे आ जाता हूँ मैं। ठीक है, ट्रीटमेंट तो जो इसकी ये है कि पहले तो ज़ाहिर है जो सिम्टम जैसे मैंने बताया ना कि नेज़ल ब्लॉकेज हो रहा होता है और सारा कुछ, वो जो सांस लेने में मुश्किल पड़ जाती है, तो पहले उसकी जो है ना मेडिसिन से कंट्रोल करने की हम कोशिश करते हैं। ख़ास तौर पे जब वो डीएनएस मतलब वो बहुत ज़्यादा सीवियर ना हो, तो उसमें पहले तो डीकंजेस्टेंट यूज़ करते हैं। वो बेसिकली जो डीकंजेस्टेंट्स मेडिसिन होती हैं वो टिश्यू, नेज़ल टिश्यू की स्वेलिंग को रिड्यूस करती हैं, ताकि जो है ना आपकी जो आपकी नाक की दोनों साइड जो है ना उसके जो एयर वेज है ना वो खुले रहें। और डीकंजेस्टेंट फिर नेज़ल स्प्रे की शक्ल में आते हैं या फिर टैबलेट की शक्ल में आती हैं। लेकिन यह कि नेज़ल स्प्रे के साथ आपको बहुत एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा आप यूज़ करेंगे तो फिर आप डिपेंडेंसी हो सकती है, और जब आप स्टॉप करते हैं तो सिम्टम वर्स भी हो सकती हैं। और ओरल डीकंजेस्टेंट जो आती हैं टैबलेट, उसमें उसका एक स्टिमुलेटिंग इफेक्ट होता है, मतलब स्टिमुलेंट होती हैं वो, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट जंप कर सकता है और आप जिटरी फीलिंग हो सकती है। फिर इसके अलावा दूसरी जो मेडिसिन आती हैं एंटी हिस्टामिन्स, वो बेसिकली अगर आपके वो एलर्जी की सिम्टम हो तो उसको कंट्रोल करती हैं। ख़ास तौर पे आपका नाक अगर स्टफ़ी हो या फिर नाक बार बार बह रहा हो। ठीक है, इसके अलावा मतलब जो है ना कि ये इसमें ये ख्याल रखना चाहिए कि जो कुछ एंटी हिस्टामिन उनका ड्रोजीनेस का इफेक्ट होता है, तो फिर आपको हम बता देते हैं कि आप ड्राइविंग वगैरह उस तरह की वो मतलब एक्टिविटीज़ ना करें जिससे आपको ख़तरा हो। अच्छा, इसके अलावा फिर नेज़ल स्टीरॉयड स्प्रेज आते हैं जो प्रिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं, जो आपकी जो नेज़ल जो स्वेलिंग को कम कर सकते हैं। ठीक है, और ये स्टीरॉयड जो स्प्रेज आते हैं वो तकरीबन 1 से 3 हफ्ते उसको लग जाते हैं अपना पूरा असर दिखाने में। तो इस ये ना आप सोचें कि यार ये फटाफट मतलब इसका असर क्यों नहीं हो रहा। तो ये मेडिसिन का मैंने बता दिया। तो मतलब ये कि जो इसकी मतलब ये बात ध्यान में रखने की है कि आपको जो ये मेडिसिन है बेसिकली जो सारी मैंने सिम्टम बताई हैं उसको कंट्रोल कर सकती हैं, लेकिन वो जो नेज़ल सेप्टम जो टेढ़ा हुआ है ना, मतलब जो आम लफ्ज़ों में कह रहे नाक की हड्डी टेढ़ी, उसको वो टेढ़े को सीधा नहीं कर सकती मेडिसिन जो मैंने बताई हैं। तो उसका जो वही जो हल है, अगर मतलब
ख़ास तौर पे बहुत शदीद सिम्टम हो रही हो, मतलब मेडिकल, मैंने बताया ना, अगर छोटे मोटे केसेस को मेडिसिन से ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा सीवियर वो डीएनएस हो तो फिर इसमें सर्जरी करानी पड़ती है, जिसको सेप्टोप्लास्टी कहते हैं, वो ईएनटी वाले डॉक्टर कहते हैं, मतलब जिस पे मतलब ये कि जो नाक के जो सेप्टम है उसको सीधा करके वो सीधा करते हैं, ठीक है, हमारा रिपोजिशन करके, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोगों में फिर हम साथ वही रिकमेंड करते हैं, राइनोप्लास्टी भी रिकमेंड करते हैं। मतलब ये कि सेप्टोप्लास्टी के साथ राइनोप्लास्टी बेसिकली ये होती है कि आपकी जो जो नाक की जो कार्टिलेज है और जो बोन है उसको एक तरह का मॉडिफाई किया जाए, हमारा उसकी शेप और साइज़ को चेंज किया जाए, या फिर दोनों शेप और साइज़ को चेंज करते हैं। तो कुछ लोग इसके साथ साथ मतलब जो सेप्टोप्लास्टी के साथ राइनोप्लास्टी भी करवा लेते हैं। तो ये थी मेरी वीडियो जनाब डीएनएस के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट्स में पोस्ट कीजिएगा। चलें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।